बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर चिराग पासवान से जुड़ी है। चिराग पासवान का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी मां का अपमान किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अपने उफान पर है, जिससे सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है और नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में चिराग पासवान ने भी ये बयान दिया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। राजीव सर, चुनाव प्रचार जो है वो अपने उफान पर है, लेकिन चिराग पासवान का जिक्र इसलिए क्योंकि इस वक्त उन्होंने एक पारिवारिक जो उनके परिवार से जुड़ी खबर है उसको लेकर एक बयान दिया है। क्या है वो बयान? देखिए, चिराग पासवान का आज की डेट में कुछ भी बोलना बहुत मैटर करता है, खासतौर पर दलित समुदाय के बीच में। मायावती की अगर राजनीति को देखा जाए, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि भारत में दूसरे दलित चेहरे हैं चिराग पासवान, तो प्रमुखता के लिहाज से मैं कह रहा हूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान महात्मा गांधी की राजनीति करते हैं, अंबेडकर की राजनीति करते हैं। जिस तरह से अंबेडकर कांग्रेस में गए, जिस तरह से महात्मा गांधी ने दलित राजनीति को एक तरह से साधते हुए और सामंजस्यपूर्ण राजनीति को हवा दी, सभी वर्गों की राजनीति की, वैसे ही चिराग पासवान गांधीवादी राजनीति में विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि पासवानों में ही सिर्फ नहीं, दलितों में सिर्फ नहीं, अग्रणी जातियों में भी, चाहे वो पंडित जी लोग हों, राजपूत हों, भूमिहार हों या कायस्थ हों, और इसके अलावे ओबीसी और ईबीसी समुदाय में भी चिराग पासवान की बहुत ही ज़्यादा पूछ है और वहाँ के लोग भी, वैसे वर्ग के लोग भी इनको वोट देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय पशुपति पारस की बात क्यों आई, क्यों वीडियो वायरल हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब महागठबंधन में पशुपति पारस को जगह नहीं मिली तो तिल मिला गए और उन्होंने बोला कि मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगा। तो अब चूंकि पहले चरण में 33 सीटों पे लोगों उन्होंने उतारा है अपने लोगों को, लेकिन चिराग पासवान कोई भी कमी अपनी पार्टी, अपने उम्मीदवारों के प्रति नहीं रखना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं हर हाल में उनकी बड़ी जीत हो ताकि वे किंग मेकर की भूमिका में आए। उनको ये भी एहसास है कि भाजपा की चुनावी मशीनरी अगर 29 सीटों को दे रही है, तो भाजपा को जब एहसास है तो पूरी राजनीति में अगर देखा जाए तो इनकी बहुत बड़ी पूछ है और इसीलिए वे अपने महत्व को अब किसी भी तरह से कमी से या फिर सीटों के नुकसान से कम कर नहीं देखना चाहते हैं, ताकि उनको अधिक से अधिक सीटें मिले और वो डिप्टी सीएम भी अपनी तरफ से हो सकता है कि अनाउंस करवा सकें एनडीए की तरफ से। या फिर दूसरी बात एक और है कि वो किसी भी तरीके से बिहार की राजनीति में अपने आप को हाशिए पे नहीं चाह रहे हैं धकेला सके, क्योंकि बिहार के रास्ते ही सेंटर की राजनीति फिक्स होती है। 2029 में सेंटर में भी चुनाव है, तो ये भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की नज़र में है। केंद्रीय मंत्री हैं, चीज़ों को समझते हैं और इसीलिए वे अभी जो शगुफा उन्होंने एक तरह से छोड़ा है उसमें दम है। उसमें ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कुछ दलित राजनीतिज्ञ हैं या फिर बिहार में कुछ जो दलित जो पशुपति पारस वगैरह करते हैं, वैसे इनकी राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति बहुत ही सदी हुई और किसी को भी बहुत ही अपशब्द या कुछ इस तरह से नहीं बोलते, बहुत ही बैलेंस। हमने ये देखा है जब सीटों की बंटवारे की बात हो रही थी तो चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी बात रखी और अपनी बात मनवाई, वो भी नजर आया था एनडीए के दौरान जब मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने अपनी बातें रखी, वो बताता है कि वो कितनी सदी हुई और सटीक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जो अब बयान दे रहे हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा दूसरे चरण के चुनावों में? देखिए, मैं यही कह रहा था, देखिए चिराग पासवान डायनेमिक पर्सनालिटी वाले हैं। मतलब भारत के नेताओं में अगर देखें, जिस एज में और जिस जैसे शुरू में पहले कहा जाता था कि सांसद बनने के लिए या इस तरह की बातें हैं, लेकिन नहीं। देखिए, पासवान समुदाय को अगर उन्होंने भाजपा खेमा में एक तरह से लाया है तो ये चिराग पासवान की पर्सनालिटी है। नहीं तो पशुपति पारस साथ भी जाते या फिर अन्य नेताओं के साथ चले जाते, महागठबंधन के नेताओं के साथ चले जाते। कभी भी इन्होंने देखा जाए तो चिराग पासवान ने कभी भी इस किसी भी चीज़ में जिद इस टाइप से कि नहीं मैं हमेशा पीएम का, मोदी जी का अपने आप को हनुमान बताना, या कभी भी 2014 की भी बात की जाए तो जो इनको लेकर अपने पिता को लेकर इन्होंने ही सलाह दी थी, जैसा कहा जाता था कि भाजपा में आप शामिल हो जाइए, भाजपा के साथ गठबंधन कीजिए, कहने का मतलब। तो एक बड़ी बात क्या है कि पशुपति पारस को वे अभी बयान जो आपने पूछा, बयान देने का मतलब है कि अधिक से अधिक
पशुपति पारस को नुकसान करें या फिर एकदम पशुपति पारस से हटके एकदम क्लीन स्वीप करवा दें, ताकि सारे के सारे पासवान वोट देखा जाए, जो 5 से 6% पासवान वोट हैं बिहार में और बहुत मैटर करते हैं बिहार की राजनीति में। दूसरी बात एक चीज़ और है कि कुछ सीटों पे 10% पासवान वोट है, जो कि वहाँ एक तरह से किंग मेकर भूमिका निभाते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर हैं। तो ये चिराग पासवान को पता है और इसीलिए पशुपति पारस को, चूंकि वो अकेले लड़ रहे हैं, तो ये पासवान वोट कहीं ना कहीं छिटक ना जाए, इसीलिए इस समय उन्होंने इंटरव्यू देके अपने आप में देखा जाए तो जो पासवान वोट है, दलित वोट है या फिर अन्य जो वोट है कि भाई इतनी ज़्यादा इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, इनकी माँ को अपमानित किया गया, नानी को घर से निकाला गया, गालियाँ दी गई, या जो भी सारी बातें ये कह रहे हैं, तो ये अपने आप में एक तरह से पासवान वोटों को एकजुट करने के लिए है और ये बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकता है। खासतौर पे चिराग पासवान के मुंह से अगर ये बात सुनी जाती है तो अग्रणी जातियों हों या पिछड़ी जातियाँ सब के सब एकजुट होंगी कि अच्छा, चिराग पासवान के साथ ऐसा भी हुआ था। बहुत लोगों को नहीं पता है, जो नए वोटर उनको नहीं पता। क्या इसे इमोशनल कार्ड कहा जाए? एक तरह से इमोशनल कार्ड चलाया उन्होंने। नहीं, देखिए, चिराग पासवान के मामले में मैंने बार बार कहा, इनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। देखिए, राजनीति में तो सब कुछ जायज़ है, लेकिन चिराग पासवान, मैं इसी को बार बार कह रहा हूँ कि नेता बनने के लिए या विधायक जिताने के लिए अगर ऐसा होता तो पिछली बार ही 2020 के चुनाव में ही वो 134 सीट पर अकेले नहीं लड़े होते, वो एनडीए में शामिल हो जाते, कई सारे इनके लोग जीत भी गए होते, लेकिन एक सीट ही जीते, लेकिन 5.31% का वोट लेके अपने आप को उन्होंने बता दिया कि उनकी उपस्थिति बिहार में कितना मैटर करती है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने शुरू से ही एक प्रोग्रेसिव थॉट के तहत राजनीति की है, तो कहीं ना कहीं पासवानों को उन्होंने थॉट वाइज उठाया भी है, उनके सम्मान को एक तरह से कहा जाए तो सामाजिक न्याय के तहत कहा जाए, एक तरह से बचाया है और अग्रणी जातियों के बीच में उनकी कहीं ना कहीं स्वीकार्यता को एस्टैब्लिश किया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो उनके बयान को पासवान वोटों को एकजुट करने के तौर पर देखा जाएगा और ये दूसरे चरण चुनाव में जब खास तौर पर एक पशुपति पारस को बहुत बड़ा झटका लगा है, महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, तो यहाँ चिराग पासवान का बयान बहुत मैटर करता है और ये बहुत बड़ा इनको एज दिला सकता है दूसरे चरण में, ये भी तय है। राजीव सर, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान ने एक बार फिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। उन्होंने साफ तौर पर पासवान वोटों को एकजुट करने के लिए एक रणनीति के तहत ये बयान दिया है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उनके चाचा पशुपति पारस को होता नजर आ रहा है। न सिर्फ पशुपति पारस बल्कि महागठबंधन को भी जोरदार झटका दिया है, यानी दूसरे चरण के चुनावों में एक बड़ी बढ़त एनडीए की तरफ जाती नजर आ रही है और ये उसी का हिस्सा माना जा रहा है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।